प्रिय बच्चों, आज पूरा भारतवर्ष विश्व के महानतम खिलाड़ियों में से एक, भारत की शान और हॉकी के युग पुरुष कहे जाने वाले हॉकी के जादूगर, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं सुधा गुप्ता, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश, सभी बच्चों एवं अभिभावकों को शुभकामनाएं देती हूँ। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है। खेल और फिटनेस के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा देश में खेलो इंडिया, फिट इंडिया, यंग इंडिया और फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हर देशवासी को इससे जोड़ने का संकल्प भारत सरकार ने लिया है, जिससे देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे। खेलों के द्वारा मानव के संपूर्ण अंगों का विकास होता है तथा मन, बुद्धि और शरीर में संतुलन के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ हमारी कार्य करने की क्षमता का भी विकास होता है। इसलिए जीवन में खेलना कूदना अति आवश्यक है। खेलों के महत्व को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन को भारत सरकार द्वारा भारतीय स्कूली खेलों में एक अलग राज्य की तरह मानते हुए प्रतिभाग करने का मौका दिया जाता है। यही नहीं बच्चों, आपके खेल कौशल के विकास के लिए संगठन द्वारा स्कूल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिससे आपके अंदर प्रतिस्पर्धा का विकास हो और आप अपना खेल कौशल और आगे बढ़ा सकें। जिस प्रकार नाम, प्रसिद्धि और धन प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक है, इसी प्रकार स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क प्राप्त करने के लिए शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना अति आवश्यक है, जिसके लिए खेल खेलना सबसे अच्छा साधन है। खेलों के माध्यम से रातों रात कोई भी खिलाड़ी सुर्खियों में आकर समाज का रोल मॉडल बन जाता है। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी, आर्थिक तंगी के हालातों में नंगे पांव गांव की पगडंडी पर दौड़ने वाली हिमा दास विश्व स्तरीय 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करके सुर्खियों में आ गई और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, जिसने संसाधनों के अभाव में भी अपनी मेहनत के बल पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। अंत में मैं आप सबसे यह कहना चाहूँगी कि जीवन के समस्त सुखों का आनंद प्राप्त करने के लिए खेलों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ एवं सुडौल बनाना अति आवश्यक है। इसलिए हर बच्चे और नागरिक को शारीरिक गतिविधियों में ज़रूर भाग लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश से डीएम रखेड़ा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सारे बच्चों को, देशवासियों को और सभी अभिभावकों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूं। और इस अवसर पर आप सभी को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारत को विश्व मानचित्र पर प्रसिद्धि खेलों के क्षेत्र में दी है, उनके जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य आपके सम्मुख इस आशा के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे देश के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए कुछ न कुछ खेलों के क्षेत्र में बनेंगे और इस देश को महान बनाएंगे। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में सैन्य परिवार में जन्मे ध्यान सिंह हॉकी के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर देंगे, यह किसी को भी नहीं पता।
16 वर्ष की ही अल्पायु में उन्होंने पंजाब रेजिमेंट में भर्ती होकर के सेना से अपना जीवन शुरू करने की शुरुआत की और सेना में सेवा करने के दौरान अपने खेल कौशल को निखारने के लिए जब इस ध्यान सिंह नाम के बालक को समय नहीं मिला तो खेल कौशल को निखारने के लिए अतिरिक्त समय के लिए इन्होंने रात का समय अपने अभ्यास के लिए निश्चित किया। और जब रात का समय इन्होंने अभ्यास के लिए निश्चित किया तो चांदनी रोशनी में छोटे छोटे ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को बिखेर करके यह अपने जादुई कला को निखारने में लगे और स्टिक वर्क करने लगे। जब इनके साथियों ने इन्हें देखा कि रात के समय में यह बालक चांदनी रोशनी में अभ्यास कर रहा है और अपने खेल कौशल को निखार रहा है तो उनके शादी उन्हें चांद के नाम से पुकारने लगे और धीरे धीरे ध्यान सिंह नाम का यह बालक ध्यानचंद के नाम से विश्व मानचित्र पर अपनी ख्याति सिद्ध करने में सफल हुआ। ध्यान सिंह से ध्यानचंद का यह सफ़र जब पूरा हुआ उसके बाद धीरे धीरे इस बालक ने भारतवर्ष को लगातार 3 ओलंपिक खेलों में 1928, 1932 और 1936 इन 3 ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक दिलाए। इन तीनों ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक दिलाने के बाद मानो ध्यानचंद का डंका हॉकी के क्षेत्र में गूंजने लगा। यही नहीं, क्रिकेट के महान खिलाड़ी ब्रैडमैन के शब्दों के अनुसार वह कहा करते थे कि मेजर तुम हॉकी में गोल ऐसे मारते हो जैसे लोग क्रिकेट में रन बनाते हैं। उनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए सन 1956 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कर देश के सर्वोच्च तीसरे नागरिक सम्मान से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से अधिक गोल दागने के कारण वह अपनी कीर्ति स्थापित कर चुके थे। एक और रोचक तथ्य उनके जीवनी से संबंधित, हॉलैंड में एक मैच के दौरान जब मेजर ध्यानचंद की हॉकी का जादू चल रहा था तो वहाँ पर मौजूद आयोजकों को यह शक हुआ कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी में जरूर कहीं ना कहीं चुंबकीय तत्व छिपा है और इसी चुंबकीय तत्व के कारण वो बॉल को अपने इशारे पर नचा रहे हैं। आयोजकों को अपना शक दूर करने के लिए मैच को बीच में रोकना पड़ा और उनके द्वारा मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़ करके देखा गया कि कहीं इसमें चुंबकीय कोई तत्व तो शामिल नहीं है, लेकिन उनकी ये धारणा निर्मूल साबित हुई और ध्यानचंद अपने आप को साबित करने में सिद्ध हुए। यही नहीं, देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के प्रति उनका जज्बा 15 अगस्त 1936 में बर्लिन में ओलंपिक खेलों के दौरान जब फाइनल मैच खेला जा रहा था तो उस समय जर्मनी का तानाशाह हिटलर उस मैच के समय मौजूद थे और उस मैच के दौरान जब 40,000 दर्शकों के बीच भारतीय टीम खेल रही थी तो मेजर ध्यानचंद का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। हाफ टाइम तक भारत की टीम 4-0 से आगे थी और 4-0 से आगे भारत की बढ़त को देखते हुए हिटलर मैदान से मैच को छोड़कर बीच में ही चले गए और इस प्रकार भारत ने वो मैच 8-1 के अंतर से जीत करके बर्लिन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यही नहीं, स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद भारत की जो विजयी सेरेमनी विक्टर सेरेमनी थी उसको दूसरे दिन आयोजित किया गया और उस आयोजन के दौरान जर्मन तानाशाह हिटलर ने भारत के इस महान खिलाड़ी को अपने पास बुलाया और पूछा कि सेना में आप क्या करते हो और किस पद पर तैनात हो। तो मेजर ध्यानचंद ने सीधे और सरल शब्दों में कहा, सेना में मैं देश की सेवा करता हूं और लांस नायक के पद पर तैनात हूं। यह देखकर जर्मन के तानाशाह ने तुरंत मेजर ध्यानचंद को अपनी सेना में आकर फील्ड मार्शल बनने का ऑफर दिया, लेकिन
यह देशभक्ति का जुनून था कि फील्ड मार्शल की नौकरी को ठुकरा करके मेजर ध्यानचंद ने कहा, मैं अपने देश के साथ देश की सेवा करना चाहता हूँ और देश के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। आपका पद, आपको मुबारक, मैं अपनी सेना को कभी नहीं छोड़ सकता। यह थी उनके अंदर देशभक्ति का जुनून। जहाँ तक उनकी आत्मविश्वास का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान यह देखा गया कि जब मेजर ध्यानचंद किसी एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में गोल मारने का प्रयास कर रहे थे तो बॉल गोल पोस्ट के किनारे से निकल जा रही थी। उन्होंने तुरंत आयोजकों को यह कहा कि हमारी जो प्रतिद्वंदी की टीम है, उस प्रतिद्वंदी की टीम का जो गोल पोस्ट बनाए गए हैं यहाँ पूरे मैदान में, वो गोल पोस्ट का आकार छोटा है। आयोजकों को मैच रोक करके देखना पड़ा और यह बात सच साबित हुई कि वाकई में हॉकी का वो जो गोल पोस्ट बना था उसकी जो आकार था वह निश्चित आकार से कम था। तो यह था उनका अपना आत्मविश्वास। 2012 में भारत सरकार द्वारा उनके इतने अच्छे महान प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की गई और 2012 से ही देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है उनकी याद में। इस दिन भारत में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, उनके कोचेज को और लाइफ टाइम अचीवमेंट देने वाले खेल प्रशिक्षकों को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यही नहीं, मेजर ध्यानचंद का जीवन हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आज हम यह पाते हैं कि संसाधनों की होड़ में हम आगे निकलते पीछे छूटते चले जा रहे हैं और परिश्रम करने से कतरा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यह हिंदुस्तान में फिट इंडिया, यंग इंडिया का अभियान चला है। खेलो इंडिया की स्कीम भारत में लॉन्च की गई है। गत वर्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 29 अगस्त 2019 को खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया, यंग इंडिया एक बहुत बड़ी मुहिम का शुभारंभ किया, जो इस वर्ष फिट इंडिया फ्रीडम रन के नाम से पूरे देश में प्रचलित है और देश के हर नौजवान को, हर नागरिक को फिट इंडिया फ्रीडम रन से जोड़ करके फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है, ताकि देश का हर नागरिक फिट रहे और जब देश का नागरिक हर फिट रहेगा तो देश विकास की ओर जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए खेलो इंडिया स्कीम का लॉन्च की गई है, जिस स्कीम के तहत विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। मैं बच्चों यही कहना चाहूँगा कि हमें इस महान खिलाड़ी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए यह सीख लेनी चाहिए कि अभावों में जीने के बाद भी इस खिलाड़ी ने विश्व का वह मुकाम हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत को करने के बाद ही हमें सफलता की सीढ़ियाँ प्राप्त होगी और जब सफलता की सीढ़ियाँ प्राप्त होगी, नाम, प्रसिद्धि, पैसा और सब कुछ हमारे पास होगा। आज हमें ज़रूरत है तो इस महान खिलाड़ी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर के हमें कच कर गुजरना चाहिए। उस कुछ गुजरने के बाद हमारा देश जब पदकों की दौड़ में आगा हो तो हमारा देश भी सम्मानित होगा और जब देश सम्मानित होगा तो हम अपने आप सम्मानित होंगे। मैं पुनः अपने सभी स्कूली बच्चों से यह कहना चाहूँगा कि बच्चों खूब खेलो, खूब पढ़ो और स्वस्थ और तंदुरुस्त रह करके इस देश को महान बनाओ। जब यह देश महान होगा तो विश्व का हर देश हमारे साथ, हमारे को ऊंची निगाह से देखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मेरा नाम गुरफूल सिंह है। मेरी उम्र इस समय 70 साल की है। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एज ए सीनियर कोच रिटायर हुआ हूँ। मैं देहरादून में ही रहता हूँ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं आप लोगों से बात करने का मेरे को समय मिला है। आज सुबह मैं 5-5:30 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद 1 घंटा रनिंग करके आता हूँ। आज भी 70 साल की एज में भी हफ्ते में 6 दिन मैं 1 घंटा रनिंग करता हूँ और उसके बाद
20-25 मिनट आके एक्सरसाइज करता हूँ। मैं जो है हमारी जो भारत की मास्टर गेम्स होती हैं, मास्टर एथलेटिक मीट होती है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और अभी तक उसमें मैं 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में 2 ब्रोंज मेडल जीत चुका हूँ और मेरा आगे भी इसी में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करने का विचार है। मैं आप लोगों को आज इस कोविड-19 के कठिन दौर के समय में आपसे बात करने का मेरे को मौका मिल रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आसपास नज़र मार के देखें कि 70 साल की एज में या 60 साल की एज में आपके आसपास के जो बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो किस तरह से अपने आप को सब चीज़ों से बचा के रखते हैं। आप सब लोग जो हैं, आप बच्चे जो हैं, आप विद्यार्थी जो हैं, हमारे देश की बड़ी अमूल्य निधि हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों की उम्र भी ऐसी होनी चाहिए कि 70-80 साल की उम्र में भी आके आप हाफ मैराथन करने के लायक होने चाहिए, गोला फेंकने के लायक होने चाहिए। तो इस सब को पहुंचने के लिए, इस सब तो पाने के लिए हमें जो है खेलों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम मेडल जीतते हैं, उससे जो है हमारी पर्सनैलिटी में और निखार आता है। अब स्पोर्ट्स में मेडल जीतने के लिए हमें स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी और दूसरा है टेक्निकल स्किल। फ़िज़िकल एक्टिविटी में हमारे 5 एबिलिटीज़ आ जाती हैं। 5 एबिलिटीज़ मिल के हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़िया बनाते हैं। वो हैं स्ट्रेंथ है, स्पीड है, इंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और फिर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हैं। ये पांचों मिलके जो है हमारे शरीर की गतिविधियों को एक अच्छी रिदम और अच्छी सक्सेस देती हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका टेक्निकल स्किल। किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें मूवमेंट स्ट्रक्चर हमारा ठीक होना चाहिए। हमारे मूवमेंट में इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारे मूवमेंट में एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मूवमेंट स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास हमारी बॉडी के मसल्स और बोन्स और जॉइंट्स, इनका प्रॉपर उपयोग होना चाहिए और हमारी बॉडी का बैलेंस और रिदम ठीक होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा टेक्निकल स्किल अच्छा हो जाएगा। अब जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ और टेक्निकल स्किल दोनों मिल जाते हैं तो स्पोर्ट्स में सक्सेस होती है। स्पोर्ट्स की जो मोटर एबिलिटीज़ हैं उसमें पहले आ जाती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हम अपनी बॉडी का वेट और एक्सटर्नल वेट दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बॉडी के वेट के साथ हम क्या कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, चिन अप्स कर सकते हैं, जंपिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और एक्सटर्नल के लिए हमें चाहिए कोई वेट ट्रेनिंग हो सकती है, हम प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हैं और हम अपना जो है पार्टनर के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस करके हम स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। इसी तरह से स्पीड आ जाती है। स्पीड को डेवलप करने के लिए हमें अपना रिएक्शन एबिलिटी को अच्छा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमें कमांड मिलती है एक्शन करने की तो हम एकदम रिएक्ट करें। दूसरा क्या है कि हमें एक्सेलरेट करने की हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए कि हम कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से मैक्सिमम स्पीड में आ सकें। तीसरा क्या होता है कि हमारा जो लोकोमोटिव एक्शन है, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छा होना चाहिए। और लास्ट में है कि उस स्पीड को मेंटेन करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। इस सब को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक स्पॉट के ऊपर फास्ट रनिंग कर सकते हैं, आप रिएक्शन ड्रिल्स कर सकते हैं, आप एक्सेलरेशन करने के लिए 30 मीटर जो है 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर खूब गति के साथ दौड़ सकते हैं, अपने मूवमेंट को ठीक कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड को डेवलप करने के लिए स्टॉप वॉच का हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपने कितना समय 30 मीटर लगाने में लगाया है और नेक्स्ट टाइम आप क्या टाइम कर रहे हो। इसी तरह से इंड्योरेंस है। इंड्योरेंस को
इसका एंड्योरेंस का मतलब है कि हम किसी काम को कितनी देर तक कर सकते हैं। और एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए हम साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और एंड्योरेंस को जो है हमेशा हमें धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। एंड्योरेंस का डायरेक्ट रिलेशन हार्ट रेट के साथ है। आप ऐसे हार्ट रेट के ऊपर वर्क करें जिससे ऊपर आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक उस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए जो है हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए आप वॉच यूज़ कर सकते हो या समय समय पे आप अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हो। पहले शुरू में आप 15 मिनट दौड़ें, 10 मिनट दौड़ें, उसके बाद इसको हर महीने चेंज करते जाएं और आप 40-50 मिनट तक कंटिन्यू एंड्योरेंस अपने आपकी रनिंग या साइकिलिंग या वो कर सकते हैं। अब आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी बॉडी जो है वो मसल्स और बोन्स और जॉइंट्स, टेंडन्स, इसका एक मिक्सचर है। भगवान ने हमें ऐसा शरीर दिया है कि वो मुड़ तुड़ सकता है। हम अपने आप को डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं, हम नीचे झुक सकते हैं। इस सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है। आप कोशिश करें कि हल्की एक्सरसाइज के साथ अपनी एक्टिविटी शुरू करें और अपने रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाएं। आप एक जगह तक रेंज मूवमेंट करके उसको 9 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें। उससे आपकी ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। लास्ट में आ जाती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में क्या होता है कि हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि समय जो है अब 10 सेकंड बीत गए हैं, अब 5 सेकंड बीत गए हैं, 15 सेकंड बीत गए हैं। इसी तरह से हमें दूरी का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये 1 मीटर की दूरी है, ये 10 मीटर की दूरी है। जब हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तब हम खेल में, स्पोर्ट्स में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इतनी देर में यहाँ पहुँच जाऊँगा या इतनी दूरी ये है, मेरे को इतना ज़ोर लगा के इस चीज़ को वहाँ तक फेंकना है। इसी तरह से बैलेंस है, रिदम है, ये सब चीज़ें मिल के आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ बना सकती हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की गेम्स खेलते हैं। ऐसे जो है जिसमें हम मूवमेंट को चेंज कर देते हैं। कई बार हम उसको कंबाइन कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स कर देते हैं। वो सब करके हम जो है हर्डल्स की ड्रिल्स हैं, सर्किट ट्रेनिंग है, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। देखिए, एक दिन में कोई चैम्पियन नहीं बनता। मैं आपको सलाह दूंगा, मेरी एक एडवाइस करूंगा कि आप आज से ही शुरू करें और ये सोच के शुरू करें कि भाई मैं पहले अपने आप को हराऊंगा। आपका दिल 10 मिनट के बाद थक गया, आपका मन कहता है मैं 10 मिनट से नहीं आगे जा सकता, तो कोई बात नहीं। उस दिन अपना पक्का निश्चय करें कि मैं कल जो है 15 मिनट या 12 मिनट दौड़ूंगा। तो ये आप पहले अपने अगेंस्ट फाइट शुरू करें, फिर उसके बाद जो है आप अपने अपोनेंट्स को बीट कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक और निवेदन है कि अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखें। आप कोशिश करें कि संतुलित आहार लें, कोशिश करें कि फ्रूट और जूस ज़रूर लें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, पानी खूब पिएं और जितना हो सके उतना आप अपने समय के अनुसार अपनी बॉडी को रेस्ट ज़रूर दें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Shivani Bist and I am an ex-Kavian from KV ऋषिकेश और मैं एक फुटबॉलर भी हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट्स की लाइफ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्यों इतना क्रूशियल होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आप जितने भी बच्चे हैं ना, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के, ये आपके टाइम का जो है ना फाउंडेशन होता है आपकी लाइफ का। तो इसको ऐसे स्टार्ट करना है कि आप फिजिकली फिट भी रहें और मेंटली भी फिट रहें। अब वो कैसे करेंगे? फर्स्ट है फिजिकल फिटनेस। जब आप रोज कोई भी एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो या कोई भी गेम खेलते हो, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, बॉडी की स्ट्रेंथ डे बाय डे बेटर होती है, तो आप बीमारियों से भी बच के रहते हैं। सेकंड होता है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम।
कुछ बच्चे स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते। एग्जैक्टली यही हम अपने स्पोर्ट्स में सीखते हैं। जब हम खेलते हैं बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हट जाता है, सिर्फ ये रहता है कि कैसे गोल मारना है, कैसे ये शॉट मारना है। एग्जैक्टली यही आप धीरे धीरे अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करते हैं। थर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत से बच्चों को पता है वो पढ़ाई का थोड़ा बर्डन लेने लग जाते हैं या फिर अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स में ऐसे फंस जाते हैं कि आप दुखी होने लगते हो। तो बच्चों आपके लिए सबसे बेस्ट है योगा। योगा खेलो या फिर आप कोई भी फन गेम खेलो तो आप लोग को इतना खुशी का एहसास होगा और थोड़ा आपको जो शांति मिलेगी ना अंतर मन में आपको, तो उससे पता है क्या होता है, बेसिकली आपको जो स्ट्रेस लेवल है ना वो रिड्यूस होगा। फिर आता है हमारा लाइफ लेसन्स। मैं खुद रीजनल्स खेली हूँ, नेशनल्स खेली हूँ, अभी रिसेंट खेलो इंडिया खेली हूँ। तो हमने अभी तक इतना कुछ सीखा है ना लाइफ के बारे में, और हमने अप्लाई भी किया है कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, एक टीम में रहना क्या होता है, जब आप बाहर लोगों से जाओ उनसे कैसे बात करनी है, उनसे कैसे कनेक्शंस बनाने हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हम जब गेम्स में जब हारते हैं, आप लोग ने भी बहुतों ने मैचेस देखे होंगे, टीवी में देखे हैं, जब भी कोई मैच हम हारते हैं हमको कितना बुरा लगता है। बट एट द सेम टाइम हम लोग गेम से यही सीखते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी, चाहे जो हो जाए कोशिश करके देखो, ट्राई करके देखो, पर कभी हार नहीं माननी। यही चीजें आप अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करो हर एक एरिया में जहां आप लोग टीम के साथ हो, टीम डिस्कशन में हो या कुछ भी हो, इन चीजों को अप्लाई करो, इन लाइफ लेसन्स को अप्लाई करो, लाइफ विल बी इजियर। देन आता है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं गेम में। आप लोगों को मैं बस यही बोलूंगी, कंटिन्यू प्रॉपर ट्रेनिंग कीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए। बहुत वास्ट एरिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एट द एंड थैंक यू सो मच, और खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश होते रहिए। हेलो एवरीवन। शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मन्दारमुख्य बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै काराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुम्भोद्गव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै काराय नमः शिवाय। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। चक दे में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, सिद्ध है तो सिद्ध है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गिल्लिया, चक दे गिल्लिया, चक दे गिल्लिया, चक दे गिल्लिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पर खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, तपता बोहीटों में, गन है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गिल्लिया, चक दे गिल्लिया, चक दे गिल्लिया, चक दे गिल्लिया।
सभी को नमस्कार। आज मैं जानकी रमन झा, टीजीटी संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश से आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा धन है। संस्कृत की एक बड़ी ही प्रसिद्ध सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अर्थात यदि हम किसी भी प्रकार का धर्म कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बड़ा साधन है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे पहला साधन है, वह है हमारा शरीर। यदि हमारा शरीर ही हमारा साथ न दे तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थात हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। शरीर स्वस्थ है, हम सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। शरीर अस्वस्थ है, हम अपने आप को भी संभाल पाने में असक्षम हैं। अब इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसकी? निश्चित रूप से इस शरीर से हम कार्य ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। यदि हम इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे, यदि हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कोई इसकी सुरक्षा कर ही नहीं सकता है। हाँ, तो इसलिए हमें इसका पूरा ख्याल रखना है। इसके लिए हमें कुछ बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लोग का भोजन होता है वह भोजन हम लोगों का संतुलित हो, पर्याप्त मात्रा में हो, संयमित हो। यदि हम संयमित रूप से, नियमित रूप से संतुलित आहार ले रहे हैं तो वह हम लोगों के शरीर को निश्चित रूप से एक ऊर्जा प्रदान करेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। यदि हमें इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए संयमित व संतुलित आहार होना बहुत आवश्यक है। हाँ, जैसे कि हमको हमेशा से कहा जाता है जो जंक फूड होते हैं, हाँ, वह निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तैलीय पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ, बहुत अधिक वसा वाले जो हमारे पदार्थ होते हैं, इन सबको अपने आहार में सम्मिलित करने से हमारा शरीर अस्वस्थ होता चला जाता है। अब भोजन के उपरांत यदि हम किसी की चर्चा करें तो सिर्फ भोजन लेने से ही हमारा शरीर संतुलित नहीं रह सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम व योग की भी आवश्यकता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ संतुलित आहार ही सिर्फ लेते रहें, वह शरीर से और किसी प्रकार से कोई व्यायाम इत्यादि न करें, तब भी हमारा शरीर अस्वस्थ हो सकता है। हाँ, तो इसके लिए हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम व योग करना भी चाहिए, योग करना ही चाहिए हमको निश्चित रूप से। और जब हम यह करते हैं तब हमारा शरीर निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर बन पाता है। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, हमारा दिमाग अच्छे से कार्य कर पाएगा, हम किसी चीज़ को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे, वह एक उचित विकास की दिशा में हम अपने आप को अग्रसित कर सकते हैं। इसलिए हमें नित्य प्रति व्यायाम करना ही करना चाहिए। इसके लिए जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे स्वस्थ भारत स्वस्थ बच्चे, फिट केवियंस, जो हम लोगों का यह एक कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम हम लोगों को सबसे पहले यह जानकारी देता है कि क्या हम स्वस्थ हैं। हमको सबसे पहले यही समझना है कि क्या हम स्वस्थ हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम आगे की कुछ कार्य कर सकते हैं। यदि हम अस्वस्थ हैं तो हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ कार्य। तो जो इसके अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग इसके जो कुछ
एक पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि हम यह कार्य इतने सेकंड में, इतने मिनट्स में कर पा रहे हैं, तो क्या हम स्वस्थ हैं। तो जब हमको यह पता लग गया कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ, तो उसके उपरांत फिर हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम स्वस्थ हैं तो इस स्वस्थता को हमें आगे नित्य निरंतर बनाए रखना है। तो उसके लिए भी हमें व्यायाम व योग करना ही करना चाहिए। नित्य प्रति हमें व्यायाम व योग करना ही करना चाहिए। प्राणायाम हम उसमें शामिल कर सकते हैं। योग के जो खड़े होकर के करने वाले कुछ योग हैं, कुछ बैठ करके करने वाले योग हैं, उसको हम करें। व्यायाम के माध्यम से हम शरीर को एक उचित दिशा प्रदान करें। हम अपना शरीर को हम संयमित संतुलित बना के रखें। तो यह सब कुछ बातें हैं जिनका हमें निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। और जब हम इन सब का पालन कर पाते हैं, इन सब का पालन करते हैं, तो जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुहिम है स्वस्थ भारत, स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत, तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम भारत को भी स्वस्थता प्रदान कर सकते हैं। यदि हम ही अस्वस्थ रहेंगे और यदि हमारे भगवान न करे कि हमारे भारत के ऊपर में किसी प्रकार से कोई ऐसा शत्रु का आक्रमण होता है और हम चाहते हैं कि हम अपने देश की रक्षा करें, तो यदि हम अस्वस्थ की अवस्था में रहेंगे तो हम कैसे अपनी देश की रक्षा कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को, स्वयं को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनती रहेंगे, बलशाली रहेंगे, तो अब हम स्वयं की भी मदद कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपनी इस भारत देश की मदद कर सकते हैं। भारत तभी विकसित होगा जब हम स्वयं का कुछ विकास कर सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा कि हम दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन हम व्यायाम करेंगे ही करेंगे। यह हम लोगों का संकल्प होना चाहिए और इसी आशा से कि आप सभी व्यायाम करेंगे ही। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश से वासु कुलाश्री, टाइकोंडो का राष्ट्रीय खिलाड़ी। इस खेल अवसर पर हमारे हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को सदा नमन करता हूँ और उनकी जीवन शैली से प्रेरित होकर अपने भारतीय वर्ष को खेल में परम पदक दिलाना चाहता हूँ। कोरोना काल में मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि वह सामाजिक दूरी और कोरोना से बचने के हर उपाय को आजमाएं और अपने शरीर को मजबूत रखें। इस कोरोना के दौरान मैंने अपने घर पर ही प्रैक्टिस करी है और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, जैसे कि ऑन द स्पॉट रनिंग, वो हमें कैसे करनी है, एक खड़े रहना है, ऐसे करके मैंने ऑन द स्पॉट रनिंग करी है। दूसरा स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेचिंग के लिए सबसे बेस्ट है ये करना है, हाथ यूँ रखिए, और हाथ को पकड़ के, और आप ये भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज में मैंने किया है पुशअप्स और सिटअप्स, ये वाले। इससे हमारा पेट मजबूत होगा और उठक बैठक। इससे हमारी थाइस मजबूत होंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ
मैंने अपने जो टाइकोंडो का खेल है इसमें कुछ नई टेक्निक्स नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो वो टेक्निक्स ये है। पहली ये थी मेरी टेक्निक्स, दूसरी टेक्निक ये थी, और तीसरी मैंने ये बनाई थी। ऐसे करके मैंने कई सारी टेक्निक्स बनाई हैं। तो आप भी इस खेल अवसर पे घर में खूब खेलें, खूब भागें और अपने शरीर को मजबूत रखें। जय हिंद। स्टार्ट दोस्त।